हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। कैसी चल रही पढ़ाई आप सबकी? हम पढ़ रहे हैं फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड। उसमें हमने एशिया पढ़ा, हमने अफ्रीका पढ़ा, अब हम आज पढ़ेंगे यूरोप। तो बेटा यूरोप कॉन्टिनेंट, जब मैं आपके लिए ये लेक्चर तैयार कर रहा था, जब मैं चीज़ें पढ़ रहा था, मैंने भी बड़ी नई चीज़ें पढ़ी हैं पहली बार, जो इससे पहले ना मैंने पढ़ाई, और मेरा वादा है YouTube की तारीख में किसी ने नहीं पढ़ाई होंगी। आज आप इस लेक्चर को कंपेयर भी कर सकते हो कंटेंट में कितना दम लाया है मैंने। तो जो स्क्रीन पे आपको ये मैप दिख रहा है, ये भले छोटा हो, शायद आपको ना दिख रहा हो, तो आप बच्चों के ऐप में जहाँ पे स्टडी मटेरियल है वहाँ पे PDF डाल दिए गए हैं, बाकी भी ये भी डाल देंगे आज ही हम। अगर कोई लेक्चर ऐसा है जिसका PDF आपको नहीं वहाँ डाला हुआ है तो आप शाम को फ़ोन करना, कोई एक बच्चा मुझे बता देना। और दूसरी बात, मैं जो फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ वो आपको उतारना पड़ेगा, उसका कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि वो जो मेरे जहन में चीज़ें हैं मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ। बट यहाँ पे तो ये मैं PDF आपको दूंगा। तो सबसे पहले सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना यूरोप की, तो ये यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है, आज वाला लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा मगर थोड़ा आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि चीज़ें बड़ी याद करने वाली हैं। अब बेटा इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बच्चों को ये नहीं पता कि यूरोप कौन सा है। ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले मैं आपको यूरोप का एक फिजियोग्राफिक मैप बताता हूँ। ये देखो, ये आपकी स्क्रीन पे जो मैप है, इसको मैं ज़रा, अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ। देखो, कोशिश करो। सबसे पहली बात तो आज मैं आपको ये बता दूँ, अगर इस वक्त आपका इंटरनेट अच्छा चल रहा है तभी ये लेक्चर देखो। अगर इंटरनेट अच्छा नहीं है तब ये लेक्चर बाद में देखिएगा, शाम को देखिएगा, क्योंकि इसमें ये इमेज आपको तभी क्लियर दिखेगी जब आपका नेट अच्छा होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूरोप कहाँ पे है। यूरोप कहाँ पे है? ये जो पहाड़ है ना, ये वाले इधर, इनको बोलते हैं यूराल माउंटेन। इसके इस साइड आता है एशिया। क्या आता है? एशिया। मैंने आपको एशिया की फिजियोग्राफी में पढ़ाया हुआ है। ये आगे यहाँ पे यूराल माउंटेन्स, यहाँ पे आ गया कैस्पियन सी, यहाँ पे आ गया ब्लैक सी, यहाँ पे आगे कॉकसस माउंटेन जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, यहाँ पे आ गया मेडिटेरियन सी, यहाँ पे आ गया अटलांटिक ओशन, और यहाँ पे आ गया जनाब आर्कटिक ओशन। क्या आ गया? आर्कटिक ओशन। तो सबसे पहली बात जो आपके जहन में होनी चाहिए कि यूरोप कहाँ पे है। हम बड़ी बार सुनते हैं जी यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन लोग इंडिया में आ रहे, तो यूरोप है कहाँ पे? तो ये आ गया हमारा अफ्रीका और एशिया। इधर आगे हैं क्या बोलते हैं इनको, आर्कटिक ना, इसको बोलते हैं यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन के इधर कैस्पियन सी से ऊपर, ब्लैक सी से ऊपर, मेडिटेरियन सी से ऊपर, अटलांटिक ओशन के राइट में, आर्कटिक ओशन के नीचे, ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा यूरोप है। ये पूरा का पूरा क्या है? यूरोप। ये आ गया जी यूरोप। अब मैं आपको एक और भी बात बताऊं, बड़ी ईमानदारी वाली बात। इससे पहले ना JKSSB ने कभी पेपर में वर्ल्ड ज्योग्राफी डाली सिलेबस में, ना कभी पूछी। या तो KS के पेपर में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है, या तो IAS के पेपर में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो मैंने इन दो एग्जाम को अपने जहन में रखते हुए जो जो चीज़ें ये एग्जामिनर पूछते हैं उसी हिसाब से मैंने ये लेक्चर बनाया है, और आपको मैं कोशिश करूंगा कि इसी हिसाब से पढ़ाऊं। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये एग्ज़ाम क्या क्या पूछते हैं। ये एग्ज़ाम ने IAS के पुराने पेपरों में पूछा हुआ है, बताओ जी यूरोप को एशिया से कौन से पहाड़ अलग करते हैं? तो आगे जी यूराल माउंटेन। लिखना नहीं, अभी सिर्फ सुनो, मैं लिखाऊंगा। यूरोप को
एशिया से कौन से पहाड़ अलग करते हैं? तो ये आ गया जी यूराल माउंटेन। और कौन से पहाड़? ये आ गया जी यहां पे जी कॉकसस माउंटेन। कौन सी वाटर बॉडी इसको अलग करती है? ये आ गया जी कैस्पियन सी। और कौन सी वाटर बॉडी इसको अलग करती है? ये आ गया जी ब्लैक सी। और कौन सी वाटर बॉडी इसको अलग करती है? ये आ गया जी मेडिटेरियन सी। और कौन सी वाटर बॉडी इसको इधर करती है? अटलांटिक ओशन के इधर। और कौन सी जी? आर्कटिक ओशन के इधर। ये मैंने अभी आपको सिर्फ ये बात बताई है कि यूरोप कहां पे है। अब अभी तक स्क्रीन पे जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, जो भी बातें मैंने अभी तक आपको बोली हैं, अब मैं आपको क्या करने जा रहा हूं, यही बातें मैं अपने इस बोर्ड की स्क्रीन को दो हिस्सों में डिवाइड करके मैं आपके सामने दोनों चीज़ें लाने वाला हूं। दोनों चीज़ें देखो जी, एक साइड लिखा हुआ और दूसरी तरफ उसी का प्रिंट। लो जी, अब आप देखो, यूरोप के बारे में डिस्क्रिप्शन मैं लिखे हुए को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप बच्चों को दिख जाए। यूरोप के बारे में डिस्क्रिप्शन, यूरोप दुनिया का दूसरा बड़ा, यूरोप इज सेकंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, दूसरा छोटा। यानी कि देखो, एशिया अगर हम ऐसे करें, पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 कंटिनेंट है। छठे नंबर पे आता है यूरोप। छठे नंबर पे क्या आता है? यूरोप। ये मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया हुआ है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप आता है जनाब छठा बड़ा कंटिनेंट। उल्टी साइड से देखेंगे तो दूसरा छोटा इधर से हो गया जी। अब उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है, इट इज सराउंडेड बाई आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ। नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक ओशन। ये आ गया जी नॉर्थ में आर्कटिक ओशन। नॉर्थ में आ गया आर्कटिक ओशन। यूराल माउंटेन कहां है जी? यूराल माउंटेन ये आगे जी यूराल माउंटेन्स। उसके बाद कैस्पियन सी कहां है जी? कैस्पियन सी ये आ गया जी कैस्पियन सी। और उसके बाद कॉकसस माउंटेन, ये आगे जी कॉकसस माउंटेन। और उसके बाद लिखा होगा, अच्छा इन दी ईस्ट, ईस्ट वाली साइड आगे ये ब्लैक सी इन दी साउथ ईस्ट, ये आ गया जी ब्लैक सी। और उसके बाद मेडिटेरियन सी इन दी साउथ, ये आ गया जी मेडिटेरियन सी। और आगे लिखा होगा अटलांटिक ओशन इन दी वेस्ट। ये है जी यूरोप की डिस्क्रिप्शन। यूरोप कहां पे है? एक बार सुन लेना, कहां पे है यूरोप? इधर आ गया जी सबसे ऊपर यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन के इधर आ गया यूरोप। यूराल माउंटेन के इधर आ गया यूरोप। यूराल माउंटेन के नीचे कैस्पियन सी। मैं साइड होता हूं। सबसे पहले यहां पे आ गया जी यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन के नीचे आ गया कैस्पियन सी। कैस्पियन सी से नीचे आ गया कॉकसस माउंटेन। कॉकसस माउंटेन के नीचे आ गया ब्लैक सी। ब्लैक सी के इधर आ गया मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के इधर आ गया अटलांटिक ओशन। ये आ गया जी यूरोप। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जितनी भी बातें पढ़ाई हैं, आपको याद क्या करना है? कौन सी बॉडीज यूरोप को एशिया से अलग करती है? तो यूराल माउंटेन सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया, कैस्पियन सी सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया, और कॉकसस माउंटेन सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया, ब्लैक सी सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया, मेडिटेरियन सी ये कुछ नहीं, ये मेडिटेरियन सी कहाँ पे आता है? ये अफ्रीका और यूरोप के बीच है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। इसको बोलते हैं यहाँ पे सनई पेनिनसुला, इसको बोलते हैं अर्मेनियन पेनिनसुला, अभी पढ़ाऊंगा। चलो, अभी तक आपको ये बातें पता चल गई हैं। अब बेटा, अब मैं आपके सामने और बातें लाने वाला हूं, देखते चले जाओ। अब यूरोप में कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं? तो यूरोप में आती हैं कौन कौन सी कंट्रीज? यूरोपियन कंट्रीज में आपके सामने रख रहा हूं, ये देखो।
अच्छा, इनमें से एक दो सवाल ही आएंगे, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले बताओ इनमें से यूरोपियन कंट्री कौन सी है, बट जनरली ऐसा बड़ा कम देखने को मिलेगा। पहले यहां पे देखो, यूरोप में आता है अल्बेनिया आता है, एंडोरा आता है, आर्मेनिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, अजरबैजान आता है, बेलारूस आता है। ये ढेर सारी कंट्रीज ये लिखी हुई हैं, ये ढेर सारी कंट्रीज का मैप बना हुआ है। मगर आपको कौन कौन सी याद रखनी मैं आपको बताता हूं। मेजर यूरोपियन कंट्रीज आपको पता होना चाहिए। क्या? पहले नंबर पे जर्मनी यूरोपियन कंट्री है, याद होना चाहिए। फिनलैंड यूरोपियन कंट्री है। JKSSB टीचर 2018, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 हिल्स? फिनलैंड, याद है ना, यूरोपियन कंट्री है। फ्रांस इज नोन एज सिटी ऑफ रोमांस, जरूरी है। जितने भी फैशन होते हैं ना, बालों को यहाँ से वो लगाना, जीन्स कटी हुई पहनना, शर्ट कटी हुई पहनना, ये सारे फैशन दुनिया के फ्रांस से निकलते हैं। ग्रीस बड़ा ज़रूरी है, यूरोपियन कंट्री है। हंगरी बड़ा ज़रूरी कंट्री है। और उसके बाद स्पेन यूरोपियन कंट्री है। स्विट्ज़रलैंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद ये कंट्रीज आपको याद रखनी है, यूरोपियन कंट्रीज। अब उसके बाद में एक बार आपको ये कंट्रीज यहां पे दिखाता हूं, देख लो, आपको यहां पे दिख रहा होगा। बाकी कंट्रीज भी याद करनी है। एक कंट्री देखो यहां पे मेरा ये पेन है, नॉर्वे के इधर क्या आता है? स्वीडन के यहां क्या आता है? फिनलैंड। मैंने इन सारी कंट्रीज को नहीं पकड़ा, इन तीनों को क्यों पकड़ा? इसलिए कि ये जो लाइन है ना, ये आर्कटिक सर्कल है। क्या है? आर्कटिक सर्कल। एग्जामिनर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री लाइज इन आर्कटिक सर्कल। अब आर्कटिक सर्कल क्यों जरूरी है? 1983 में इंडिया ने एक रिसर्च सेंटर बनाया है। मैंने आपको हिमालय में पढ़ाया हुआ है। क्या नाम है उसका? हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। हिमाद्री रिसर्च सेंटर कहां पे है? नॉर्वे में। हिमाद्री रिसर्च सेंटर कहां पे है? नॉर्वे में। CTET 2018 के पेपर में पूछा हुआ, मैत्री रिसर्च सेंटर कहां पे है? तो हिमाद्री रिसर्च सेंटर कहां पे है? नॉर्वे में। कब बना? 1983। अब आप अंदाजा लगाओ जरा गौर से, मैं आपको ये चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ा ही रहा हूं, बट एक तजुर्बे के लिहाज से भी हम सब बच्चों को ये चीजें याद होनी चाहिए। देखो, जम्मू कश्मीर इक्वेटर में तो नहीं आता, बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी नहीं आता है। देखो, सुनो मेरी बातें। ये है ना हमारी अर्थ, ये हमारी अर्थ है। ये लाइन आ गई इक्वेटर, ये लाइन आ गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन आ गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जम्मू कश्मीर तो यहां पे है। फिर भी अंदाजा लगाओ कश्मीर में कितनी सर्दी होती है 21 दिसंबर से लेके कुछ जनवरी तक, जिसको चीले कलाम बोलते हैं, इतनी सर्दी होती है। अब आप अंदाजा लगाओ वो वाली कंट्री जो अंटार्कटिक सर्कल में होगी। अच्छा, अब अंटार्कटिक सर्कल क्या होता है? मैंने आपको लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा दी है ना शुरू में, तो ठीक है, उनमें है। तो आप अंदाजा लगाओ नॉर्वे में कितनी ठंड होती होगी, आप अंदाजा लगाओ स्वीडन में कितनी ठंड होती होगी, आप अंदाजा लगाओ फिनलैंड में कितनी सर्दी होती होगी, क्योंकि ये कंट्रीज आर्कटिक सर्कल में लाई करती हैं। ठीक है, तो मेरा ये पढ़ाना कतई मकसद नहीं है। ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कोई भी बंदा पढ़ाता आराम से। मेरा मकसद ये है आपके दिल में पढ़ाई के लिए प्यार बिठाना। टीचर का मकसद ही यही होता है। और जो टीचर पढ़ाई के लिए प्यार डाल देना, वो ऐड चलती है मुझ में कि क्या, कि ग्रेट थिंग्स आर डन व्हेन मेन एंड माउंटेन मीट। जब इंसानों का या किसी भी बंदे का पैशन और प्रोफेशन मिल जाता है ना, तब उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है,
जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। पता क्यों? क्योंकि उसके मजा आने लगता है। अगर आप में से कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है ना, बैट बॉल खेलता है, तो वो बच्चा सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक खेल सकता है, मजा आने लगेगा। बट मेरे लिए आधा घंटा क्रिकेट खेलना का मतलब होता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, क्योंकि मुझे प्यार नहीं है क्रिकेट से। तो जब आपको पढ़ाई से प्यार होने लगेगा ना, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कब टाइम गुजर गया है। तो मैं वही प्यार डालने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब देखिए यहां पे कौन सी कंट्रीज आर्कटिक सर्कल में लाई करती हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और ये जो पीला है ना, ये येलो कलर का, ये रशिया है। रशिया का वो वाला हिस्सा जो यूरोप में लाई करता है। रशिया बहुत बड़ा है ना, आधा एशिया में लाई करता है, आधा यूरोप में लाई करता है। तो ये तो हो गया रशिया का हिस्सा। बट आपको 3 कंट्रीज की लोकेशन याद होनी चाहिए। क्या? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। बस ये इसको देखो आप। अभी अगर आपके जहन में कोई और बातें चल रही हैं तो मेरी बातें आपके लिए सिर्फ बेकार बातों के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप फोकस करोगे मेरी तरफ तो आपको ये चीज़ें बड़े प्यार से, तसल्ली से, इत्मीनान से याद होने लगेंगी। देखो ना यहाँ सीक्वेंस है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। बताओ जी यूरोप की टॉप वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ से ये आर्कटिक सर्कल में लाई करती हैं। चलो बाकी अभी मैं धीरे धीरे इन पे फोकस करूँगा। ये देखो जी इटली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसको लड़कियों के शूज़ की शक्ल भी बोला जाता है। ये होगी अड्डी, होगी पीछे से हिल बोलते जिसको। ये तो इटली जो है ना, ये इसको बैली बोलते हैं। इसको शायद ऐसा जो लंबा शूज़ होता है लद्दाख वाले लोग लगाते हैं, जम्मू कश्मीर वाले लोग भी लगाते हैं, बड़े कम। तो ये लड़कियों के देखो शूज़ की शक्ल होती है नीचे से। ये इटली है। और ज़रा मैं ऐसे कुछ कंट्रीज आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इटली है, पोर्तुगल है, पोर्तुगल बड़ा ज़रूरी है, स्पेन है, फ्रांस है, ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं आपको ये पढ़ाता हूँ। अच्छा, रशिया के बारे में बताना भूल गया। देखो लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ रशिया विच लाइज वेस्ट टू यूराल माउंटेन इज नोन एज यूरोपियन रशिया। रशिया का वो वाला हिस्सा जो यूरोप में लाई करता है, ये पीला वाला, इसको बोलते हैं यूरोपियन रशिया। चलो अब मैं अभी तक, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यूरोप की इंट्रोडक्शन देने में कामयाब रहा हूं। अभी हम बहुत अच्छा पढ़ेंगे, बहुत ज़बरदस्त वाला पढ़ेंगे आज। आगे देखो, आगे 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 हम बात करते हैं रशिया के बारे में। देखो, मेजर पोर्शन ऑफ यूरोप लाइज इन, इसको मैं बड़ा करता हूं। देखो अब जो बात मैंने अभी आपको बोली है, क्या मैंने आपको अभी बोला कि मेजर पोर्शन ऑफ यूरोप लाइज इन टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन क्या होता है? तो टेम्परेट जोन क्या होता है, देखिए ये है हमारी अर्थ। कलर विजिबल होगा, मुझे उम्मीद है, मुझे विजिबल होगा कलर। ये ब्लैक ले लेता हूं, नहीं होगा, या रेड ले लेता हूं, रेड ले लेता हूं। अच्छा देखो, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं। मेजर पोर्शन ऑफ यूरोप लाइज इन टेम्परेट जोन। क्या होता है टेम्परेट जोन? ये हो गया जी हमारी अर्थ, ठीक है, ये होगी अर्थ। ये है इक्वेटर, ये आ गया जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस एरिया को बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन, या इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। अब ये बोलता है मेजर पोर्शन लाइज इन टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का मतलब होता है ये वाला एरिया, सेम, यानी कि थोड़ा सा ठंडा एरिया। इसके ऊपर वाले को बोलते हैं फ्रिज्ड जोन, FRIDGED, फ्रिज्ड जोन, बिल्कुल पोलर एरिया। यहां पे भी ठंड बड़ी ज्यादा होती है। तो यूरोप का मेजर एरिया कहां लाई करता है? टेम्परेट जोन में। अब टेम्परेट जोन का मतलब होता है क्या? आर्कटिक सर्कल। तो जरा बताओ कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो आर्कटिक सर्कल में लाई करती हैं?
अभी हमने पढ़ा नॉर्वे, अभी हमने पढ़ा स्वीडन, अभी हमने पढ़ा फिनलैंड। बताओ यूरोपियन वो कंट्रीज जो आर्कटिक सर्कल में लाई करती हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। फिनलैंड को बोलते हैं लैंड ऑफ 1000 लेक। नॉर्वे की कैपिटल, नॉर्वे की कैपिटल क्या है? देखो, अगर जम्मू में कोई दो बाइक वाले जा रहे हूं, एक बंदा बहुत तेज जाए तो आहिस्ता चलने वाला तेज चलने वाले को बोलता ओ ठंड रख, आग बुझाने जाना है क्या? तो नॉर्वे में मुहावरा है ओ धीरे चलो, नॉर्वे जाना है क्या? बोलो इसको मेरे साथ, क्या? ओ स्लो चल, नॉर्वे जाना है क्या? एक बार फिर से, क्या? ओ स्लो चल, नॉर्वे जाना है क्या? तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। ये लाइन बीच में मैंने डाली है इसको अलग करने के लिए। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। अब चलते, यूरोप इज नोन, अच्छा ये सबसे जरूरी लाइन, सबसे जरूरी, यूरोप इज नोन एज कंटिनेंट ऑफ कोस्ट लाइन। यूरोप को बोलते हैं, या यूरोप को बोलते हैं पेनिनसुला ऑफ कंटिनेंट। यहां पे सबसे ज्यादा पेनिनसुलाज होते हैं दुनिया में। सबसे ज्यादा पेनिनसुलाज कहां होते हैं? यूरोप में। क्या बोलते हैं यूरोप को? कंटिनेंट ऑफ पेनिनसुलाज। अब पेनिनसुला क्या होता है? तो मैं आपको बड़ी बार ये चीजें बता चुका हूं, बे क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है, बट फिर भी मैं बताता हूं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। ऐसा एरिया ऑफ लैंड, ऐसा एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय पानी फ्रॉम 3 साइड, ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। अब मैं आपको बताता हूं कि यूरोप में कौन कौन से पेनिनसुलाज हैं। देखिए, आपको इतने पेनिनसुलाज बताऊंगा मैं, इतने पेनिनसुलाज बताऊंगा कि आप गिन गिन के थक जाओगे, बट वही बताऊंगा जो आपके पेपर के लिए जरूरी है। देखते चले जाओगे। देखते चले जाओ। देखो यूरोप में कितने पेनिनसुलाज हैं। देखो यूरोप में कितने पेनिनसुलाज हैं। पेनिनसुला क्या होता है? ऐसा एरिया जिसके तीनों साइड पानी हो। आपके पेपर में पूछेंगे बताओ जी ये पेनिनसुला कहाँ है, बताओ ये पेनिनसुला के आगे पीछे कौन कौन सी वाटर बॉडी है। देखो इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी। इसको बोलते स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। क्या बोलते इसको? स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। ये देखो इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। इसको बोलते आइबेरियन पेनिनसुला। अब इनके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। इसको बोलते हैं कोला पेनिनसुला, रशिया का एरिया है ये। और उसके बाद ये देखो ब्रिटिश का, ये भी आधा हिस्सा पेनिनसुला है। और कौन सा पेनिनसुला है? ये देखियो जी साइमा पेनिनसुला है। और कौन सा पेनिनसुला है? यहाँ पे ये नीचे पेनिनसुला है। और कौन सा पेनिनसुला है? यहां देखो ये बाल्कन कहाँ के बाल्कन? हाँ, ये बाल्कन कंट्रीज हैं। ये पेनिनसुला है। ये आ गया जी, ये इटली का पेनिनसुला है। और कौन सा पेनिनसुला है? ये ढेर सारे पेनिनसुलाज हैं। अब इनमें से जो जो हमारे एग्जाम की डिमांड के मुताबिक जरूरी पेनिनसुला है, अब मैं आपको वो पढ़ाता चला जाऊंगा। अब आप देखते चले जाओ। एक साइड मैं आपके लिए लिखा हुआ कंटेंट ला रहा हूं और दूसरी साइड में आपको बताऊंगा ये पेनिनसुला कहां पे है। चलो, जितने भी पेनिनसुलाज हैं यूरोप में, उनमें से कुछ कुछ जो मेजर पेनिनसुलाज हैं वो हम पढ़ेंगे। देखते चले जाओ। अब मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को ये दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा तो आपको जो पीडीएफ देंगे, सबसे पहला आ गया जी आइबेरियन पेनिनसुला। यूरोप में क्या है? आइबेरियन पेनिनसुला। कहां पे है आइबेरियन पेनिनसुला? बेटा ये देखो, यहां पे देखो, ये अब मैं आपको बताता हूं।
यहां पे कंट्री आती है पता कौन सी? पोर्तुगीज, पोर्तुगल कंट्री। वो पोर्तुगी वास्को डी गामा 1498 में, 21 मई 1498 में इंडिया में आया। यहां पे कौन सी कंट्री है? तो यहां पे है स्पेन। आपको ये कंट्रीज भी याद रखनी है। क्या मैंने बोला? आइबेरियन पेनिनसुला के बारे में। देखो आइबेरियन पेनिनसुला कहां पे है? अगर आपके पास मैप है तो जरा गौर कीजिए। ये आ गया जी आइबेरियन पेनिनसुला, ये वाला, ये आ गया आइबेरियन पेनिनसुला। ये देख लिया आप बच्चों ने, आइबेरियन पेनिनसुला। यहां पे कौन सी कंट्री आती है? ये आ गई जी पोर्तुगल कंट्री। यहां पे कौन सी कंट्री आती है? तो यहां पे आती है स्पेन कंट्री। यहां नीचे कौन सी कंट्री आती? यहां आती मोरक्को। यहां पे आता गिब्राल्टर स्ट्रेट। आप एक बार इसको देख लो गौर से, देखा ना? अब मैं आपके सामने लाऊंगा यहां पे पॉलिटिकल मैप, तब आपको और दिखेगा कि आइबेरियन पेनिनसुला कहां पे है। एक बार अपनी नजर जमाओ यहां पे, देख लो, देख लिया ना? ऐसा है ये। अब एक बार इसको देखो, हाँ देखा? ये वही चीज है ना जो मैंने आपको अभी बताई है। तो मुझे बताओ कौन सी कंट्री यहां पे? ये एक साइड आ गई, एक साइड आ गई कौन सी कंट्री? पोर्तुगल। दूसरी साइड क्या आ गया? स्पेन। पोर्तुगल और स्पेन को मिला के क्या बोलते हैं? आइबेरियन पेनिनसुला। समझ आ गया? ऐसे चीजें याद रखनी है। हम पढ़ भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, तो हमारे सारे के सारे सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं। तो बताओ आइबेरियन पेनिनसुला में कौन सी कंट्री आती है? तो पोर्तुगल। और कौन सी आती है? स्पेन। ये कंट्रीज याद रखनी है। मैं जरा हल्का सा और गहराई में जाऊंगा ताकि आपको मैं पोर्तुगल के लिए इंटरेस्ट डाल पाऊं। ये है ना हमारा इंडिया। यहां पे तो आपको पता स्पाइसेस हुआ करते थे। एक बंदा है जिसका नाम है वास्को डे गामा। वास्को डे से गामा से मैं पहले चलता हूं कोलंबस की तरफ। तो कोलंबस पानी के जहाज में बैठे और आने लगे इधर इंडिया को ढूंढने के लिए। कश्ती में लगी हवा और इधर चले गए। अमेरिका को दरियाफ्त किया कोलंबस ने, और कोलंबस ने सोचा ये इंडिया है। कोलंबस ने सोचा शायद ये इंडिया है। तो कोलंबस ने क्या डिस्कवर किया? अमेरिका। और कोलंबस के बाद आया दूसरा बंदा जिसका नाम था वास्को डे गामा। वास्को डे गामा यहाँ से 21 मई 1498 में आए यहाँ पे। तो फिर आपने पता इंडिया में पोर्तुगीज़ आए, डच आए, इंग्लिश आए, डेनिश आए, फ्रेंच आए। तो वो पोर्तुगल से आए थे। और इंडिया में एक बात और भी बता दूं, इंडिया में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लगी थी? 1556 में। किसने लगाई थी? पोर्तुगीज ने लगाई थी। कब लगाई थी? 1556 में। ये इन पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली इंडिया में गोवा 1510 में। एक पुर्तगाली है, उसने गोवा का तब गवर्नर हुआ करता था आदिल शाह। आदिल शाह को हराया और गोवा ले लिया। और फिर पुर्तगालियों ने इंडिया में, ये पुर्तगाली अंडोमान और निकोबार में चले गए थे। और 1961, ये ऐसे ही बता रहा हूँ थोड़ा इंटरेस्ट डालने के लिए, 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय चलाया 1961 नहीं, 1964, मुझे डेट याद नहीं है, 1961 या 1964, इनमें से कोई एक है। अब मुझे याद नहीं है 1961 है 19 मुझे याद, देखो मुझे डेट याद नहीं है, इन्हीं में से कोई है। ऑपरेशन विजय चलाया गया, गूगल कर लेना, ऑपरेशन विजय चलाया गया। और उस ऑपरेशन विजय के बाद अंडोमान एंड निकोबार इंडिया का हिस्सा बन गया। तो अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड इंडिया का हिस्सा कब बन गया? ऑपरेशन विजय के बाद। ऑपरेशन विजय कब हुआ? ऑपरेशन, हाँ ऑपरेशन 1961 है या 1964 है। ऑपरेशन विजय आप गूगल में लिखना ऑपरेशन विजय, तो आपको दिखेगा उसकी एग्जैक्ट डेट। मुझे कब, मैं काफी 1999 नहीं, ये गलत है। अच्छा, ऑपरेशन विजय जब आप कहीं नेट पे देखेंगे ना तो वहाँ 1999 या कोई दिखाएगा, करगिल वार, वो अलग है, वो नहीं है। ऑपरेशन विजय आप गूगल पे ऐसे लिखना, ऑपरेशन विजय अंडोमान एंड निकोबार लिखना। ऑपरेशन विजय अंडोमान एंड निकोबार जब आप लिखेंगे तो आपको डेट आएगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो चलो,
तो इस वक्त मैं टॉपिक पे आता हूं, आइबेरियन पेनिनसुला हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला। अच्छा, आइबेरियन पेनिनसुला में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो एक कंट्री आ गई पोर्तुगल और दूसरी कंट्री क्या आ गई? स्पेन, जो मैंने आपको बता दिया है। 1961 ही सही आंसर है, देखा मैंने, 64 नहीं है। चलो 1961 में ही ऑपरेशन विजय हुआ है। चलो हो गया। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यूरोप के पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला पढ़ दिया। तो आगे देखो, इट इज सराउंडेड बाय बे ऑफ बिस्के। इट इज सराउंडेड बाय बे ऑफ बिस्के। कहां पे है बे ऑफ बिस्के? ये आ गया आइबेरियन पेनिनसुला, हो गया ना आइबेरियन पेनिनसुला। इट इज सराउंडेड बाय बे ऑफ बिस्के, ये आ गया जी बे ऑफ बिस्के। आपको शायद लिखा हुआ ना पढ़ा जाए, बट ये लिखा हुआ है बे ऑफ बिस्के, और यहां पे है ये बे ऑफ बिस्के, जिसको मैंने लाल गोल अंडा बना दिया। दूसरी तरफ से मेडिटेरियन सी, कहां है जी मेडिटेरियन सी? ये इसके नीचे ये है ना मेडिटेरियन सी, इसी मेडिटेरियन का हिस्सा ये भी आ गया जी मेडिटेरियन सी। और क्या है इसके? अटलांटिक ओशन। कहां है जी अटलांटिक ओशन? ये इधर हो गया, ये पूरा अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। ये वाला क्या हो गया? अटलांटिक ओशन। और कौन कौन सी कंट्रीज हैं? स्पेन एंड पोर्तुगल। ये आ गया पोर्तुगल, ये आ गया जी स्पेन। अभी मैंने आपको आइबेरियन पेनिनसुला बताया है, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो आइबेरियन पेनिनसुला किन दो कंट्रीज को बोलते हैं? पोर्तुगल और स्पेन। बताओ आइबेरियन पेनिनसुला कहां पे है? तो यूरोप में। आइबेरियन पेनिनसुला के बारे में आपको एक बार फिर से बताऊं, क्या कहां पे है आइबेरियन पेनिनसुला? तो एक साइड मेडिटेरियन सी है, एक साइड ये नीचे वाली साइड, ये तो हो गया मेडिटेरियन सी हो गया। दूसरी तरफ क्या हो गया? इधर हो गया अटलांटिक, ये हो गया ये, और ये यहां पे बे ऑफ बिस्के, ये वाली बड़ी जरूरी है। अगर कभी पेपर में आएगा बे ऑफ बिस्के कहां पे है? तो यूरोप में। चलो अभी तक हमने सिर्फ एक पेनिनसुला पढ़ा है, कौन सा? आइबेरियन पेनिनसुला। दूसरा है बाल्कन पेनिनसुला। दूसरा कौन सा पेनिनसुला आ गया? बाल्कन। अब बाल्कन कहां पे है? अब मैं आपको बाल्कन पेनिनसुला बताता हूं। ये देखिए, यहां पे ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये आ गया बाल्कन पेनिनसुला। ये इतना 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 इतना, ये इतना, इधर भी पानी है एक साइड, इधर भी पानी है दो, इधर भी पानी है तीन। अब पहले हम बाल्कन पेनिनसुला के बारे में पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, बाल्कन पेनिनसुला कहां है? यूरोप में। पॉइंट नंबर 2, इज सराउंडेड बाई ब्लैक सी। बाल्कन पेनिनसुला के क्या क्या है? बाल्कन पेनिनसुला के इस साइड में क्या आ गया? ये आ गया ब्लैक सी। इधर क्या आ गया? ब्लैक सी। एजियन सी, नीचे क्या आ गया? यहां पे ये आ गया एजियन सी। अगर आपको नहीं दिख रहा, AEGEAN, एजियन सी। इधर क्या आ गया? एड्रियाटिक सी। इधर क्या आ गया? एड्रियाटिक सी। ये हो गया जी बाल्कन पेनिनसुला। अब कभी कभार पेपर में यह भी आता है, बताओ बाल्कन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? क्या आता है? बाल्कन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो जो मैंने आपको अभी यहां पे लाइन लगा के बाल्कन पेनिनसुला बताया था, वहां देखो बाल्कन कंट्रीज कौन कौन सी हैं। ये अभी मैंने इससे पहले ऐसा ही नक्शा बनाया था। कौन कौन सी हैं बाल्कन कंट्रीज? ये आ गया जी रोमानिया, ये आ गया जी बल्गेरिया, ये आ गया जी ग्रीस, ये कुछ कुछ सब यहां पे लिखा हुआ है। बल्गेरिया बाल्कन कंट्री है, मैकेडोनिया बाल्कन कंट्री है, ग्रीस बाल्कन कंट्री है, अल्बेनिया बाल्कन कंट्री है, बोस्निया, सर्बिया, ये सारी, ये सब याद रखना है आपको। इनको बाल्कन स्टेट्स बोलते हैं। अब स्टेट में और कंट्री में क्या फर्क है? स्टेट में और कंट्री में क्या फर्क है? ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ गया।
अगर आपने मेरी चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको हल्का सा, इनको बाल्कन स्टेट्स क्यों बोलते हैं। देखो देखो बेटा, इंडिया में ये जगह आपको दिख रही है ना, मैं यहां यूज करता हूं। इंडिया में 31 दिसंबर 1600 को आ गया था अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, और अब इंडिया अंग्रेजों के दायरे में है। 1947 तक इंडिया किसके दायरे में है? अंग्रेजों के दायरे में। 1947 में इंडिया आजाद तो हुआ, मगर इंडिया में पावर इंडियंस की नहीं थी। इंडियन की पावर कब आई? 1949 में। अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। एक बंदा है जिसका नाम है गार्नियर। गार्नियर ने एक डेफिनेशन दिया है कि ऐसी जगह जहां पे लैंड हो, गौर करना, जहां पे लैंड हो, जहां पे पॉपुलेशन हो, और जहां पे गवर्नेंस हो, जहां पे लैंड हो, पॉपुलेशन हो और गवर्नमेंट भी हो, मगर गवर्नमेंट उन बंदों की अपनी ना हो, कोई दूसरी कंट्री रूल करे, ऐसी जगह को कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्री। बिफोर 1947 इंडिया वाज कंट्री, मगर 1947 के बाद 1949 लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया से चले गए। अब माउंटबेटन के बाद कौन बन गया इंडिया में? जवाहरलाल नेहरू आ गए, उनके पास पावर आ गई। तो अब इंडिया में लैंड भी है, पीपल भी है, गवर्नेंस भी है, इंडिया की गवर्नमेंट भी है। और गवर्नमेंट किसकी है? हमारी अपनी, हमारा सेल्फ रूल है। अब इंडिया कंट्री के बरक्स इंडिया हो गया स्टेट। क्या हो गया? इंडिया स्टेट। तो एक होता है जम्मू कश्मीर स्टेट, पंजाब स्टेट, लुधियाना स्टेट, फलाना स्टेट। एक होता है इंटरनेशनल लेवल में स्टेट। तो इंटरनेशनल लेवल में स्टेट में जाके हम गार्नियर की डेफिनेशन को देखेंगे। ये आप पॉलिटिक्स में भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री बैकग्राउंड में भी पढ़ेंगे। तो इनको बोलते हैं बाल्कन स्टेट्स। तो देखो मैं एक एक चीज पे फोकस कर रहा हूं। क्या बोलते हैं इनको? बाल्कन स्टेट्स। तो बाल्कन, इसको बोलते हैं बाल्कन पेनिनसुला, और इन यहां पे जो कंट्रीज आती हैं उनको क्या बोलते हैं? बाल्कन कंट्रीज। शक्ल देख लेना इसकी। अभी मैं यहां पे बाल्कन पेनिनसुला लाऊंगा तो डिट्टो यही शक्ल आपको दिखेगी। ये देख लो, ये मैं उसके बीच, यहां देख, ऑब्वियसली वही बना हुआ है। नहीं, थोड़ा सा इधर है, तो एक मिनट। ये देखो, अभी मैंने यही बनाया हुआ था। यहां पे कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ये सारी कंट्रीज आती हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाल्कन पेनिनसुला। तो आपको सारी कंट्रीज की लिस्ट नहीं याद रखनी। आपने कौन सा आईएएस का पेपर देना है, बस हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि बाल्कन स्टेट यूरोप में है, और बाल्कन स्टेट के पास एड्रियाटिक सी है, ब्लैक सी है, और ये सारी वाटर बॉडीज हैं। चलो आज वाला लेक्चर जरा मुश्किल लगेगा आपको। उसके बाद आगे चलते हैं पेनिनसुला ऑफ इटली। अब इटली का पेनिनसुला कौन सा है? पेनिनसुला ऑफ इटली। मैं एक बार आपको इटली बताता हूं है कहां पे है। ये देखो, दिख रहा होगा ना आपको। ये जो जगह है जो लड़कियों के शूज के शक्ल की है, ये वाली जगह, ये और ये आगे पीछे हिल, और ये दिखता है ना, ये लेडीज का शूज दिखता है ना, ये लेडीज का शूज है। तो ये कौन सी कंट्री है? इटली है। कौन सी कंट्री है? तो इसको बोलते हैं पेनिनसुला ऑफ इटली। क्या बोलते हैं इसको? पेनिनसुला ऑफ इटली। ये आ गया जी इटली का पेनिनसुला। अब मैं आपको ये पॉलिटिकल डिवीजन में बताया, अब मैं आपको यही बताता हूं फिजियोग्राफिक डिवीजन में। ये आ गया जी फिजियोग्राफिक डिवीजन में। अब आपको दिख रहा होगा, इसको मैं सेट कर देता हूं उसके बीच। शिट, चलो देखो, पेनिनसुला ऑफ इटली, ये हो गया इटली का पेनिनसुला। अभी मैं आपको पहाड़ भी पढ़ाऊंगा, तो जब मैं आपको पहाड़ पढ़ाऊंगा ना, माउंटेन्स पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा यहां पे एपेनीज माउंटेन्स आते हैं। तो अभी आप एपेनीज को भूल जाओ, अभी आप याद रखो ये इटली का पेनिनसुला है। तो इटली के पेनिनसुला अब यहां पढ़ते हैं। देखिए पेनिनसुला ऑफ इटली,
इट इज सराउंडेड बाई एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी क्या क्या है? एड्रियाटिक सी कहाँ पे है? ये है जी एड्रियाटिक सी। और क्या है? आयनियन सी, मेडिटेरियन सी, ये आ गया जी, ये आयनियन सी आ गया। ये नीचे इतना बड़ा हिस्सा है, इसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी। और उसके बाद बाकी याद नहीं रखना, आपको सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है, यहाँ पे एक आइलैंड है, इस आइलैंड को बोलते हैं स्ट्रम्बोली आइलैंड। क्या बोलते हैं इसको? ये आ गया जी स्ट्रम्बोली आइलैंड, ये वाला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्ट्रम्बोली आइलैंड। शायद आपको मुश्किल भी लग रहा हो, शायद आपको बोर भी लग रहा हो, बट ये हमारी मजबूरी है ये चीज़ें पढ़ाना, और एग्जामिनर का स्ट्रांग पॉइंट है कि उसने ये चीज़ें हमारे सिलेबस में डाल दी हैं, तो झेलना तो है ही है। तो स्ट्रम्बोली आइलैंड में एक पहाड़ है जिसको बोलते हैं माउंट स्ट्रम्बोली। माउंट स्ट्रम्बोली इज एन एक्टिव वोल्केनो। स्ट्रम्बोली आइलैंड इज नोन एज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। क्यों बोलते हैं इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? एक्टिव वोल्केनो है। अब एक्टिव वोल्केनो क्या होता है? क्या होता है एक्टिव वोल्केनो? एक्टिव वोल्केनो वो वाला वोल्केनो होता है जो लावा निकालता हो। जब ये लावा निकालता है तो ऑब्वियसली यहां पे क्या होता होगा? लावा निकालता है तो यहां पे लाइट होती होगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। चलो, बोर तो नहीं ना हो रहे आप? अगर बोर हो रहे हो या अगर आप थक गए हो, अच्छा नहीं लग रहा है, तो दशरथ मांझी वाली कहानी सुनी है ना आपने? एक बंदे ने डेडिकेशन में, मोटिवेशन में आके पूरा पहाड़ तोड़ दिया। ये काम कितना भी मुश्किल हो, बट पहाड़ तोड़ने से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं जम्मू में नया आया, अपने पेरेंट्स को भी ये मेरी वीडियो का ये हिस्सा सुनाओ। जब मैं जम्मू में नया आया, मैंने देखा जीवल पुल के नीचे एक माँ अपने बच्चे को छाते के नीचे गत्ते पे लेटा रही है, लेटा हुआ है उसका छोटा सा बच्चा, और वो ये रिंग्स होती है ना, छापे, ये अंगूठियाँ, इनकी फड़ी लगाई हुई और वो बेचती है। तब मैंने उसको देखा, तब मुझे एहसास हुआ असली मेहनत तो ये है। एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है अपने बच्चे को धूप में सुलाना, और वो भी कंबल पे नहीं, कोई तलाई, कोई बेडशीट, कोई चादर पे नहीं बेटा, एक गत्ते पे। इतनी जम्मू की धूप में एक गत्ते पे एक माँ अपने बेटे को लिटा रही है और छापे अंगूठियाँ बेच रही है। अब सोचो उसकी कितनी मजबूरी होगी, क्या बीतती होगी उस माँ पे जो अब मजबूर है कि अपने बेटे को गत्ते पे लिटाती है। बोर लगता है तो ज़रा वो जहन में लाओ। 2016 में मैं जम्मू में आया, मैं रेंट पे रहता था, तो जम्मू जून जुलाई की इतनी गर्मी है। अब आप बच्चे अपने घर में रहते हो ना, तो आपको ये मैं एहसास नहीं फील करवा सकता। वो बच्चा जो जम्मू में किराए पे रहता है ना, मैं उसको ये एहसास दिला सकता हूँ। मैं नया जम्मू आया, जून जुलाई का जम्मू का मॉनसून, इतनी गर्मी, और मेरे पास फ्रिज नहीं था कि मैं ठंडा पानी पीऊँ। मैं अकेला आया था जम्मू में, छोटा सा कमरा लिया, तो एक जो बच्चा पहली बार जम्मू आया यहाँ, तो कहाँ फ्रिज अफोर्ड कर सकता था मैं तब। तो मैं 10 रुपए का पानी जब दुकान से लेके पीता था, मुझे बड़ा मज़ा आता था। मगर जब बार बार कौन 10-10 रुपए की बोतल खरीदे पानी की, तो जब मैं गर्म पानी पीता था ना, तो मेरे यहाँ अंदर वो ठंडक नहीं पड़ती थी। फिर एक दिन मैं निकल रहा था, तो मुझे गुज्जर नगर, मैं वहाँ से आ रहा था, जम्मू में जगह है, तो मैंने देखा वहाँ एक एटीएम के पास ना एक कूलर लगा हुआ था। कूलर के साथ गिलास था जंजीर में लटका हुआ, और मैंने जैसे बटन दबाया और पानी निकाला और मैंने पिया। पहली बार
मैंने पानी पिया था रोड में ऐसे, मुझे नहीं पता होता था ना कि ऐसे रोडों में कूलर, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो कूलर कोई लगाता नहीं है, ऐसे वहाँ गांव एरिया है। तो जब पहली बार मैंने पानी पिया, और आप यकीन जानिए, आई स्वेर, इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था कि मेरे लिए वो पल पूरी कायनात का सबसे सुनहरा पल था। इतना ठंडा पानी पिया मैंने। मेरी आंखों से आंसू आए और मैंने इतनी दुआएं दी। मैंने बोला, जिस बंदे ने ये कूलर लगाया है ना, उस बंदे की पूरी नस्लें आराम करें। मैंने दिल से दुआ दी। तो जब मैंने उसको दिल से दुआ दी ना, तब मुझे एहसास हुआ, यार अगर एक इंसान दूसरे इंसान के मन की प्यास बुझाए ना, तब उस इंसान का जिस्म का हर हिस्सा जब दुआ देता है, तब अगले इंसान की नस्लें बन जाती हैं। तब मैंने उस वक्त वादा किया कि काश मैं भी ऐसा कर सकूं, और मैं ऐसा करूंगा। अब ये चैरिटी मेरा और ऊपर वाले के दरमियान है, मैं आपको इससे क्या शेयर करूं। ये चीज़ें बोरिंग नहीं हैं, शायद आपको लग रही हूं, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये इतनी चीज़ें याद करना, ये चीज़ें याद करना पहाड़ तोड़ने से मुश्किल नहीं है बेटा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आज पूछिए उन लोगों को, जो लोग, वो इंसान जो लॉकडाउन की वजह से जिनका बिजनेस बंद है, आज उनसे पूछिए। मुझे एक बंदा मिला, बोलता आप पढ़ाते हो, आपका इनकम का सोर्स है ना? मैं घर में बेला बैठा रहता हूँ, मेरा कोई इनकम का सोर्स नहीं है। जब उसने मुझे बोला काश मैं पढ़ा होता, मैं आपके साथ पढ़ाता, यहाँ पे कुछ हुआ, ओहो, ये वक्त चला जाता है। वक्त की सबसे खतरनाक बात ही यही कि वक्त चला जाता है। आपको शायद मेरी बातें बोर लग रही हूँ कि मास्टर को पढ़ाना चाहिए था, का मास्टर नौटंकी कर रहा है, टाइम हमारा वेस्ट कर रहा है। तो मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, बट मैं आपको ज़िंदगी की हकीकत बता रहा हूँ। ये चीज़ें बोरिंग नहीं हैं, ये चीज़ें मुश्किल नहीं हैं। कितना भी मुश्किल हो बेटा, पहाड़ तोड़ने से मुश्किल नहीं है। दशरथ मांझी से पूछिए, जो पहाड़ तोड़ना मुश्किल था, ये पढ़ना मुश्किल है। आप उस इंसान से पूछिए जिसका वक्त गुजर गया है, और वो ये चीज़ें आप पढ़ने के काबिल, पढ़ के भी क्या करेगा। तो इसलिए खड़े हो जाओ, बेदार हो जाओ। ये पढ़ाई, ये विद्या, ये ज़िंदगी बदलती है। मेरी वीडियो अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ, और मैं आपके पेरेंट्स को ये बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी बच्चों के पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आधी रोटी खाओ, खुद गर्मी में रहो, बट बेटे को, बेटी को पढ़ाओ। और जो बच्चा मुझे सुन रहा है, कोई बच्चा गरीब है, फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, जम्मू में नहीं आ सकता, आप मेरे से बात करो बेटा, मैं हमेशा आपके लिए हूँ। और मैं आपको बताऊँ, अगर मैं आपसे 1000 रुपया लेके आपको पढ़ाऊँगा, तो मैं आपके लिए कोई नया बंदा नहीं हूँ, मैं नॉर्मल बंदा हूँ जो पैसे लेता है और काम करता है। और अगर मैं कभी किसी बच्चे को फ्री पढ़ाऊँगा, तो उसकी उम्र भर उसको मैं याद रहूँगा। तो कोई मुसीबत परेशानी तो मुझे बताओ। चलो आगे देखते हैं। आगे है जुटलैंड पेनिनसुला। ये क्या है? जुटलैंड पेनिनसुला। इट इज सराउंडेड बाई, अच्छा जुटलैंड पेनिनसुला है कहां पे, देखते हैं इसको। ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको जुटलैंड पेनिनसुला। ये हो गया जी जुटलैंड पेनिनसुला। इट इज सराउंडेड बाई नॉर्थ सी। ये हो गया जी नॉर्थ सी। और किससे सराउंडेड है? इट इज सराउंडेड बाई नॉर्थ सी, नॉर्थ सी, नॉर्थ सी, नॉर्थ सी, नॉर्थ सी। और कौन सा, जरा ये बाल्टिक सी। कहां है बाल्टिक सी? ये आ गया जी बाल्टिक सी। और क्या है? हाँ, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी। इट इज सराउंडेड बाई नॉर्थ सी, बाल्टिक सी। अगर कभी पेपर में आएगा कि जुटलैंड जो है ये कौन सा एरिया है, तो ये डेनमार्क का एरिया है। जुटलैंड कौन सा एरिया है? तो ये डेनमार्क का एरिया है। अब डेनमार्क, अभी ये ध्यान में रखना, गौर से देखना, ये है नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स। इसके ऊपर क्या है? जुटलैंड पेनिनसुला। ये है ना जुटलैंड पेनिनसुला।
अब जुटलैंड पेनिनसुला कहां पे है? मैं आपके सामने पॉलिटिकल मैप लाता हूं। क्या मैंने बोला कौन सी कंट्री है? डेनमार्क। कौन सी कंट्री है? डेनमार्क, है ना डेनमार्क। तो जुटलैंड पेनिनसुला में कौन सी कंट्री है? डेनमार्क। जुटलैंड पेनिनसुला में कौन सी कंट्री है? डेनमार्क। ये आज की वीडियो में आधी ही छोटी ही बनाऊंगा क्योंकि आज ज़रा चीज़ें मुश्किल हैं। तो आप बच्चे इस वीडियो को 2 बार देखना, सभी मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई, इस वीडियो को 2 बार देखना और इन चीज़ों को याद करो। अगला पार्ट मैं कल लाऊंगा और बाकी चीज़ें मैं लाने वाला हूँ आपके लिए। बस मैं आपसे यही कहूँगा, बेटा मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।